नमस्कार दोस्तों। हमारे एक मित्र हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े ईमानदार अफसरों में से गिने जाते रहे, विजय शंकर सिंह। वो एक लिखते हैं कि ईडी को अपना मुख्यालय अब बीजेपी कार्यालय में शिफ्ट कर लेना चाहिए। इससे उन्हें बीजेपी से आदेश लेने में सुविधा होगी। जब बीजेपी के ही निर्देश पर ईडी को कार्रवाई करनी है तो फिर छुपाना क्या। वैसे भी अमित शाह कह चुके हैं कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो स्पष्ट सी बात है, जब वो ये कहते हैं, लिखते हैं, तो तमाम सारे बहुत जानकार लोग लिखते हैं कि कार्यालय बीजेपी के ऑफिस में शिफ्ट करने की क्या आवश्यकता। ईडी, सीबीआई और केचुआ को अपने अस्तित्व को ही बीजेपी में विलीन कर देना चाहिए। तो ये सुनील कुमार मिश्रा इसको लेके ये लिखते हैं। इसी के बाद में एक और ऑफिसर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो भी इसको लेकर के लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर के यही लिखते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अजय कुमार अग्रवाल साहब लिखते हैं, सही कहा सर, बल्कि सदस्यता भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो आप इससे समझिए कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें इसी तरह के लगातार कमेंट आ रहे हैं और बातें आ रही हैं, और ये क्यों आ रही हैं इसके पीछे जानना होगा। आज क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने कल ही अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जो उनका अधिवेशन होने जा रहा है, महाअधिवेशन बनाया जाएगा और उसमें करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे और यह जनता का अधिवेशन होगा। और उसमें तमाम सारे कांग्रेस के फैसले लिए जाएंगे, चुनाव में कांग्रेस कैसे जाए, उसके नेता कैसे जाए, क्या किया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर के पूरी तैयारी, और इसी की तैयारी को लेकर के पूरा काफी दिनों से कांग्रेस लगी हुई थी। और कल उसने फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप एक चीज समझ, 3 दिन बाद उनका अधिवेशन शुरू होना है। उसके पहले अधिवेशन का जो कामकाज संभाल रहे हैं, जो लोग कर रहे थे, वहां पर जुटे हुए थे। आज उन्हीं लोगों के एक आरोप लगाकर कांग्रेस के तमाम नेताओं, जो कार्यकर्ता स्तर के नेता हैं, बहुत बड़े नेता नहीं है, उनके यहां छापे मारे गए, ईडी के छापे मारे गए। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो गलियों में अपने घरों में रहते हैं, मतलब ये भी नहीं, हाँ उनका प्रभाव है, क्षेत्र में अच्छा है, उनकी लोग बात सुनते हैं और वो जनता के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए उन पर छापे मारे गए। आरोप क्या लगाया गया, कोयला घोटाले से संबंधित कांग्रेस के 8 नेताओं के यहां कार्रवाई। तो साहब, कोयला घोटाला तो पहले बताइए कौन सा है, किसके समय में हुआ, क्या हुआ, कौन सा घोटाला है, कैसा है, नहीं बताएंगे, क्योंकि कोयला तो आपके अंडर में है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है और कोल मिनिस्ट्री जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी के पास। उनके मंत्री हैं जो इस देश में गृह सचिव भी रहे हैं, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था आरके से। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से है। और इसमें सोमवार सुबह ईडी ने कांग्रेस नेताओं के यहां छापेमारी की। इनमें कई पार्टी पदाधिकारी हैं, स्टेट लेवल के, कई जिला लेवल की। तो ऐसे एजेंसी ने कोयला लेवी के मामले में कहा है कि घोटाला है और उसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो उस घोटाले में यदि शामिल है तो आप अपनी कोल मिनिस्ट्री को गिरफ्तार कीजिए। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है, जिसमें मतलब 24 से शुरू होना है, तो आप समझिए 3 दिन बाद। और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम सारे बड़े नेताओं को शामिल होना है। लेकिन तो इसलिए ये किस उद्देश्य से, इससे आप समझ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने कहा कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उनमें 95% विपक्षी नेता हैं और उनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी की सच्चाई खुलने और भारत जोड़ने की यात्रा जो राहुल गांधी ने की, उसकी सफलता इतनी हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी
चटक चुकी है, मटक चुकी है और वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मुख्य रूप से ये डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है। रायपुर में ईडी के दफ्तर का घेराव करेगी और घेराव दोपहर बाद होगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरीके की हरकतें हो रही। तो सच्चाई खुलने से भाजपा हताश, उसके अपने जो कनेक्शन है अदानी से, उन पर चर्चा करने से कर रही है और इस तरीके से। तो आप समझिए प्रदेश और इनमें जो जानकारी दी गई हो उसके मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, कई साथियों के घरों पर ईडी ने छापा मारा है। तो इस तरीके से जब ये हो रहा होता है तो निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि क्या सारे लोग यही हैं और सब में भ्रष्टाचार का सारा यहीं पर वसा है। तो जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या सारे भ्रष्ट, तो ऐसी स्थिति में जब भ्रष्ट नेताओं की सूची निकालते हैं तो उसमें तो सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्ट कहती थी। उदाहरण दे लिए अनिल लाड है, वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आए और जिस तरीके से हुआ, उनके ऊपर कितने सारी चीजें थी वो आप बताइए, और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसके बाद में बुक्कल नवाब है लखनऊ में और समाजवादी पार्टी में होते थे, आंखों का तारा बन गए हैं। तो साहब उनके ऊपर पूरा जो गोमती किनारा का पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें घोटाले का आरोप था, तो साहब वो आ गए भाजपा में, पांच साफ हो गए। फिर आपको याद होगा मुकुल राय रेल मंत्री भी थे ममता बनर्जी कोटे से, और वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बहुत प्रभावी सदस्यों में से। वो उनका शारदा स्कैम में नाम आया, सब कुछ आया, फंसते चले गए और ऐसी स्थिति में वो भाजपा में शामिल हो गए और साहब गंगा में धुल गए और बाद में धीरे से वो वापस टीएमसी में आ गए। आप समझिए, उसके बाद में अब उन पर कोई चर्चा नहीं। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा है, पहले कांग्रेस पार्टी में होते थे, इनके ऊपर बाकायदे बुकलेट निकाल दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और स्थिति क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह के वो इतने लाडले हो गए कि आज वो असम के मुख्यमंत्री। आप बताइए, नारायण राणे हैं, वो आप देखिए किस तरीके से शिवसेना में रहे, मुख्यमंत्री रहे शिवसेना के समय में, और उसके बाद में फिर कुछ समय इधर उधर भटकते और फिर जब उनपे तमाम आरोप लगे, तमाम भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, जेल जाने की नौबत आई, वो भाजपा में आ गए और आज वो मंत्री हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से एक गंगा है जो साफ कर देती है। ये चंद से उदाहरण मैंने बताए और ऐसा नहीं, इसके अलावा नहीं, इतने ज्यादा है। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये तो
पहली पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए रिश्वत लेते हुए कोई गिरफ्तार हुआ। तो आप इन सारी चीजों से समझ सकते हैं कि किस तरीके की ईडी और पीएमएलए के दुरुपयोग, पीएमएलए जो है एक्ट है, तो इस एक्ट के दुरुपयोग को रोकने की बात उठती रही, सब कुछ रहा। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है, और उसका दुरुपयोग किस कदर होता है इससे आप समझ सकते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, मैंने उसकी साइट खोली और उसकी साइट में देखा तो उन्होंने अभी तो अपडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने 31/3/2022 तक का डाटा अपडेट किया हुआ है उसके मुताबिक है कि ईडी ने जो केसेस रजिस्टर किए 31 मार्च 2022 तक, उसके मुताबिक उस 5422 केसेस रजिस्टर किए। और जब 22 केसेस ऑन रिकॉर्ड लेकर के उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उसके बाद में जब सारी चीजों के बाद में उसका केस आते हैं तो कितने चीजें हैं और कितने में कंफर्म हुए, तो कहते हैं जितने केस में कंफर्म हुए उसकी संख्या 1369 थी। और उसके बाद आप देखिए, इसके बाद में टोटल केसेस जिनमें वो सजा करा पाते हैं, जितने लोगों को सजा करा पाते हैं, वो संख्या कितनी है? 25, केवल 25। आप समझिए, ये इस बात का संदेश कि किस तरीके से यह सरकार ईडी का दुरुपयोग कर, डराओ धमकाओ, आपकी संपत्तियां जब्त कर लो। संपत्ति जब्त में भी एक आंकड़ा है इनका। इन्होंने उस वक्त तक जो संपत्ति जब्त की वो 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। आप समझिए, जिन केसेस में कुछ आ नहीं रहा है, संपत्ति जब्त करके बैठ गए और बाद में क्या होता है, छूट जाता है, लेकिन साल 2 साल 3 साल 4 साल आप कोर्ट में अपने उसको लेके भटकते हैं, आपके खाते बंद होते हैं, सब कुछ होता है। आप कैसे काम करें, क्या करें, समझ में आपको नहीं आता। 400 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और सजा कितने को हुई? 25। यानी बाकी 375 लोग पूरी तरह निर्दोष। इससे आप कि कितना झूठ का ये विभाग है और किस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, इससे आप समझ। और वही 10 साल के कांग्रेस के शासन में सिर्फ 112 मामले आए, 112। और इनके समय तो ये है कि ये राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया इसे। तो इससे समझिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये एक्ट बनाया गया 2018 में। और इसको लेकर सुनवाई करने के लिए जब आया, बड़े लंबे समय तक तो इससे पहले लिस्ट नहीं होने दिया, और जब लिस्ट किया गया तो आप समझिए कहां हो। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे 3 जस्टिसेस की जो बेंच बनी, उसमें इसे ले आया गया। एक थे एएम खानविलकर, एक थे दिनेश महेश्वरी और एक थे सीटी रवि कुमार। अब आप समझिए फैसला क्या होगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, क्या इंसाफ करिए? वही हुआ। उनका सब अच्छा है, बिल्कुल सही है, इसमें संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं, बगैर कारण बताए गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो संविधान के कहा गया, कोई कानून संविधान की मूल अधिकारों भावनाओं के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता है, वो हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ओके किया। इससे आप समझ सकते हैं। तो जब ये हो रहा हो तो सवाल उठता है, क्या बुराई है? बेईमानी सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो बताइए, अदानी पे कितने बार छापा? चलिए अदानी छोड़ दीजिए, अंबानी पे कितने बार छापा? चलिए छोड़ दीजिए,
आपके और तमाम प्रिय, कितने बार में आपने अमित शाह के या उनकी बैंक पर छापा मारा, जिस बैंक के वो चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नोटबंदी के दौरान नोट बदले गए, ब्लैक मनी बदली गई, ब्लैक को व्हाइट किया गया। आपने कब छापा मारा अपने उस मंत्री के यहां जिसने अपने यहां अपनी बैंक में इसी तरीके से फ्रॉड किया? आपने कब छापा मारा पीयूष गोयल के यहां कि उन्होंने कितने लोगों के पैसे ब्लैक से व्हाइट कराए? आपने मारा नहीं, लेकिन आप करेंगे। आप पी चिदंबरम पे करेंगे या दूसरों पे करेंगे, जो कि वास्तविक तौर पे आज तक उनके खिलाफ आपके पास 1 रुपए का सबूत, सिर्फ कहा सुना वाली स्थिति। तो इस स्थिति पे आप क्या कहें? तो यह समझिए, और जब इस तरह की स्थिति हो तो आता है कि किस तरीके से अदानी के शेयरों के जरिए अदानी को पैसा दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, उसके बावजूद आपको ख्याल नहीं। यही वजह है कि आप इस तरह की छापेमारी करके कानून बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आप कानून नहीं। इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिल्ली हेडक्वार्टर में हुई, वहां बताया गया कि किस तरीके से गड़बड़ हुई, लेकिन जयराम रमेश ने कहा हम डरने वाले नहीं। मैं यही कहूंगा कि ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। छापे होने दीजिए, जहां छापे होने चाहिए वहां तो होती नहीं है। इन्होंने कई नाम गिनाए, पवन जी ने। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा। आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे। और छापे मार लो, जांच कर लो, हम जवाब देंगे, हम लड़ेंगे, हम जनता के लिए। हमारे महाधिवेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो जनता की आवाज उठाने के लिए, देश को नई राह दिखाने के लिए हमारा महाधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक होगा रायपुर। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है, जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे
वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मैं आपको हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। तो आप समझिए, तो यह स्थिति, ये वही लोग हैं जो जॉर्ज सोरोज के बयान पर इतना बिफर पड़े कि रो रहे थे कि आखिर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विदेश मंत्री क्या कहते हैं, बूढ़ा, जिद्दी और खतरनाक जॉर्ज सोरोज के लिए कहते, उन्होंने कौन सा खतरा पैदा किया? उन्होंने तो कभी कोई हिंसा नहीं की, कभी किसी को भड़काया नहीं, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। विचार व्यक्त कर रहे थे 95 ईयर्स के, 95 साल, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से यदि भारत की जो सरकार है लोकतांत्रिक उनका पालन नहीं कर रही है और अडानी जैसे तमाम सारे भ्रष्ट उद्योगपतियों, या उद्योगपति भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका कोई उद्योग तो है ही नहीं, ट्रेडर है असल, बेचते हैं, वो भी सरकार के पैसे, बैंकों के पैसे से। तो उनका इन सब के कारण जो स्थिति खराब होगी, भारत का लोकतंत्र खराब होगा, सारी चीजें होंगी, सही कहा। और उन्होंने जो कहा वही सत्य निकला और आज वही होगा। अदानी को बचाने के लिए, क्योंकि अदानी के मामले पे जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा कोई हमलावर है तो कांग्रेस है। और ऐसी स्थिति में आप डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस जवाब देती है, हम डरने वाले नहीं। और जो कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेके बात, ईडी की रेड से साफ है कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बेचैन है और कांग्रेस के अधिवेशन से, भावी अधिवेशन से घबराई हुई है। जब जब कांग्रेस के कहीं कार्यक्रम होने होते हैं, कुछ होना होता है, कांग्रेस का सारी चीजें होती है, तो वहां पे छापे पड़ने लगते हैं। चाहे कर्नाटक देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, या कहीं भी, दिल्ली देख। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी को 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, 5 दिनों तक।
आप समझिए, सोनिया गांधी से पूछताछ की थी इन दिनों, बीमार थी, बावजूद इसके वो गई और पूरा कोऑपरेट किया, कहा ठीक है निकालिए, आज तक कुछ नहीं निकाल पाए। तो यह दशा है, और जब यह दशा हो तो आप समझिए, तो वही उन्होंने, कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेगी। आज यह बात सामने आ रही, और इसके साथ हम इस सच से वाकिफ हो, इतनी गंदी राजनीति शायद कभी। इसके साथ आपको भी सोचना चाहिए कि वास्तव में लड़ाई किसके लिए कांग्रेस लड़। आपके बहुत सारे राज्य हैं जहां वो सत्ता में नहीं है, और सत्ता में आने की संभावनाएं भी कम है, वहां पर भी वो आपके मुद्दों को लेकर लड़ती। कानपुर में घटना हुई, कांग्रेस लड़ती दिखाई। ऐसे तमाम सारे राज्य जहां सालों सालों से वो सत्ता में नहीं, और अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती, फिर भी लड़ती। क्यों? क्योंकि उसने देश बनाया है, देश को आजाद कराया है, देश के लिए उसके मन में दर्द है, देशवासियों के लिए दर्द है। बाकी तो सब मुफ्त का आकर खा रहे हैं, एंजॉय कर। इससे आप समझ सकते हैं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सोचिए, समझिए कि हम कहां जा रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हुआ तो आप कहां जाएंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे, आपकी बेटियां क्या करेंगी। जय हिंद, जय भारत।